Hello guys, have a nice day. Double angle strut by limit state method and as per IS 800 2007 ये है आज का टॉपिक। कंप्रेशन मेंबर में जो स्ट्रट होते हैं वो या तो सिंगल एंगल के बनाए जाते हैं या डबल एंगल के बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम डबल एंगल के स्ट्रट का एग्जाम्पल आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लें। ये स्ट्रट इन ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स ISA 100/75/8 mm of length 3 meter connected by 3 bolt at each end. Find the design strength of the member connected in the following manner. पहला केस है ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट 12 mm थिक लॉन्गर लेग कनेक्टेड। दूसरा केस है ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट 12 mm थिक लॉन्गर लेग कनेक्टेड। तो ये क्वेश्चन है कि दो कोड़ी खंड का एक कंप्रेशन मेंबर या एक स्ट्रट बनाया जाना है, जिसको गसेट एक बार तो इसे गसेट प्लेट के दोनों तरफ एक एक एंगल जोड़ा गया है और दूसरी बार गसेट प्लेट के सेम साइड में दोनों एंगल इसकी खड़ी भुजा को पीठ से पीठ रखते हुए जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस एंगल की स्टील टेबल से जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम उतार लेते हैं। इसका एरिया हमने उतार लिया 1336 है। IZZ की वैल्यू हमने उतार ली, IYY की वैल्यू हमने नोट कर ली, CZZ भी नोट कर लिया, CYY भी नोट कर लिया, RZZ भी नोट कर लिया, RYY भी नोट कर लिया। इसमें RVB नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता केवल सिंगल एंगल के ही स्ट्रट में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इस प्रॉपर्टीज के बाद हम सबसे पहले केस ए का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो केस ए, बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट, इसका चित्र देख लें कैसे बनेगा। ये एक गसेट प्लेट है, बीच में इस गसेट प्लेट के एक तरफ जो है एक एंगल रखा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा एंगल रखा हुआ है और इसकी लंबी भुजा को जो है यहाँ बोल्ट के द्वारा जोड़ा हुआ दर्शाया गया है। ये इसकी आउटसाइड है, ये छोटी भुजा है, ये इसकी छोटी भुजा है, ये लंबी भुजा जुड़ी हुई है। तो जब इस तरह से जोड़ रहा है तो किसी भी एंगल के जो एक्सिस होती हैं उनको हम यहाँ पहले बनाते हैं। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था, ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी जो एंगल की प्रॉपर्टी स्टील टेबल में दी गई है, अनइक्वल एंगल के केस में ये माना गया है कि जब खड़ी भुजा जो है ये लंबी हो और जो क्षैतिज भुजा है ये हमारी छोटी हो, उस केस में जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको जेड अक्ष से रिप्रेजेंट किया गया है और लंबी भुजा के जो पैरेलल अक्ष है उसको वाई अक्ष से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बात ध्यान रखें कि जो जेड अक्ष होती है ये हमेशा छोटी भुजा के पैरेलल होती है और वाई अक्ष होती है ये लंबी भुजा के पैरेलल होती है। बस इतना तथ्य आपको हमेशा याद रखना होगा। डबल एंगल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमारा फिगर किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे हमने यहाँ गसेट प्लेट को वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा दिया है, हम गसेट प्लेट हॉरिजॉन्टल भी बना सकते थे या ऐसी फिगर को घुमा सकते थे 90 डिग्री पर। तो ये हमारे जेड ऊपर हो जाता, वाई नीचे इधर हॉरिजॉन्टल में आ जाता। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जेड है कहाँ पर और वाई कहाँ पर है इसमें। तो पहले एक एंगल के हिसाब से देखिए, एक एंगल की लंबी भुजा चूंकि जुड़ी हुई है और लंबी भुजा के पैरेलल कौन सी अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है। तो ये एक एंगल की जो लंबी भुजा है उसके पैरेलल हमारी स्मॉल वाई अक्ष है, वो हमने यहाँ दर्शा रखी है क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र तो यहीं पर है, इसलिए स्मॉल वाई अक्ष ये है। तो इस एंगल की भी जो भुजा होगी ये स्मॉल वाई अक्ष वो भी यहीं पर होगी, ये यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी। इन दोनों का जब हम कंबाइंड सेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में होगा। तो हमारा दोनों की संयुक्त या कंपोजिट
वाई जो इसकी एक्सिस होगी वाई की वो इसके बीचों बीच आ जाएगी। तो ये इसके ठीक बीचों बीच जो कि प्लेट के गसेट प्लेट के बीच से होकर के गुजर रही है, ये हमारी कैपिटल वाई अक्ष है। और कैपिटल वाई अक्ष जो है ये दोनों एंगल की संयुक्त यानी कंबाइंड जो है हमारी वाई अक्ष। अब छोटी भुजा के पैरेलल जेड अक्ष होती है, तो ये जो छोटी भुजा के पैरेलल एक एंगल की जेड अक्ष है और छोटी भुजा के पैरेलल दूसरे एंगल की भी जेड अक्ष है, इसलिए ये दोनों जेड अक्ष जो है यहाँ पर कॉमन है, कोइंसाइड कर रही हैं, इसीलिए इनका परिणामी जेड अक्ष भी हमारा इसी पर रहता है। तो ये परिणामी जेड अक्ष भी यहीं पर होगा और एक एंगल का भी जेड अक्ष यहीं पर होता है। तो ये इसकी बनावट हो गई। अब इसके तुरंत बाद हम इसके दोनों एक्सिस के अबाउट जेड जेड एक्सिस के और वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गणना करते हैं। तो पहले तो जेड जेड अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लें। चूंकि जेड जेड अक्ष दोनों की सेम है, कोइंसाइड कर रही है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही जा रही है, इसलिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है। एक एंगल का जो जेड अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आई जेड जेड ये हमारा कंपाउंड सेक्शन का है बराबर 2 गुणे आई स्मॉल जेड जेड, यानी ये हमारा एक खंड का जेड जेड है, यानी एक एंगल का ये जेड अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसी का जस्ट डबल कर देंगे कोइंसाइड करने की वजह से। तो ये हमारा कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो गया, ये हमने वैल्यू सोल्व कर ली। इसके बाद इसी तरह से आई बाई वाई अक्ष पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गणना करते हैं। क्योंकि ये वाई वाई अक्ष जो है हमारी किसी भी एंगल के गुरुत्व केंद्र से होकर के नहीं जा रही है, इसलिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। तो पहले इस अक्ष के अबाउट हम एक एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट करते हैं। एक एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको ब्रैकेट में दर्शाया गया है। इसका फार्मूला होता है कि इसके अपने अक्ष से होकर जाने वाली तथा दी हुई अक्ष के पैरेलल यानी स्मॉल वाई वाई अक्ष पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्मॉल वाई वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्मॉल वाई वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लस इसके बाद एरिया ऑफ दी सेक्शन होता है, ए लिख लिया, ब्रैकेट में इस सेक्शन के गुरुत्व केंद्र की दी हुई अक्ष से दूरी होती है। तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए ये डिस्टेंस जो होती है इसके गुरुत्व केंद्र से इस किनारे तक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको सी वाई वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये वाई अक्ष की दूरी है इसके गुरुत्व केंद्र से, इसलिए सी वाई वाई ये है। तो सी वाई वाई प्लस गसेट प्लेट की मोटाई का आधा, तो गसेट प्लेट की मोटाई टी है बटे 2, इसके हाफ कर दिया। तो ये हमारी अक्ष से इसके गुरुत्व केंद्र तक की दूरी हो गई, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये हमारा एक एंगल का कैपिटल वाई वाई अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद किया, क्योंकि ऐसे ही 2 एंगल हैं तो 2 का गुणा कर दिया, तो ये दोनों एंगल का हो गया। बस इसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करके और यहाँ पर चूंकि हमने सी वाई वाई का मान ऊपर से नोट कर रखा है एक एंगल के लिए, वही वैल्यू यहाँ पर रख दिया करके। तो सी वाई वाई की वैल्यू जो है यहाँ देखिए ये 18.7 है, यही रख लिया। तो ये हमारा आई वाई वाई की वैल्यू आ गई। अब जब हमने दोनों एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर ली है, इसके बाद का काम होता है कि हम ये देखें कि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से मिनिमम कौन सा है। तो आई मिनिमम बराबर जो है इसमें आई जेड जेड कंपेयर कर लीजिए। ये 263 इंटू 10⁴ है और ये 289 है, तो कम कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये मिनिमम हमारा 263.2 इंटू 10⁴, यानी ये किसके बराबर है, आई जेड जेड। तो आई जेड जेड वाला जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए उसी की वैल्यू नोट कर ली। तो आई मिनिमम के स्थान पर ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी। इस फिगर को फिर से एक बार देखें। ये जेड जेड अक्ष है, ये वाई वाई अक्ष है। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया है वो जेड जेड अक्ष पर आया है, यानी जेड जेड अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो इस पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इस ई अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन भी कम होगी। तो जब रेडियस ऑफ जायरेशन इस पर कम है तो बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी, इस अक्ष के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बकल करेगा, यानी इसी अक्ष के अबाउट बकल करेगा। तो अबाउट बकल करने का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बकलिंग होगी।
तो बकलिंग हमारी किस क्लास में हुई? गसेट प्लेट के पैरेलल हो गई। अगर इस डायरेक्शन में बकलिंग हो रही है तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? गसेट प्लेट के पैरेलल, यानी गसेट प्लेट के तल में। इसको ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो बकलिंग हमारी किस में हो रही है? गसेट प्लेट के ही तल में हो रही है, गसेट प्लेट के पैरेलल हो रही है। तो गसेट प्लेट के पैरेलल वाले ही फार्मूले प्रभावी लंबाई ज्ञात करने के लिए लगाए जाएंगे, इस बात को याद रखना। तो अब इसके बाद जो है हमने आई मिनिमम निकाल लिया, तो यहीं पर हम आर मिनिमम भी साथ ही साथ निकाल लेते हैं। आर मिनिमम का फार्मूला होता है √I मिनिमम बटे ए। यहाँ ए डैश लगा लीजिए। ए डैश का मतलब कंपोजिट सेक्शन का एरिया है। अब कंपोजिट सेक्शन का एरिया में एक एंगल का एरिया 1336 है, इसका दोगुना कर देंगे तो ये कंपोजिट सेक्शन का एरिया हो गया। और ये हमारा आई मिनिमम की वैल्यू रख लीजिए। इसको अंडर रूट से सॉल्व किया और सॉल्व करके ये हमारा 31.4 mm आ गया। ये जो वैल्यू है 31.4 mm, जरा इसके बारे में एक अलग से चीज़ देख लें। यहाँ पर जब हम RZZ की वैल्यू अलग से निकालते हैं, यानी ZZ एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, तो हमें फार्मूला यूज करना होता है √IZZ बटे 2 × A। यहाँ पर ये एक एंगल का एरिया है और 2 का गुणा, तो टोटल एरिया में 2 × A लिखना होगा। अब IZZ की वैल्यू अभी ऊपर हम लिख चुके हैं कि 2 × I स्मॉल ZZ, जिसमें I स्मॉल ZZ ये एक एंगल का ZZ एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब इसमें 2 से 2 ये कट गया, तो केवल IZZ बटे A बच गया, IZZ बटे A बच गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 31.4 आ गया। और यही हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, RZZ बराबर 31.4, यानी एक एंगल का ZZ अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है? 31.4। और यहाँ हमने निकाला है कंपोजिट सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन, वो भी इतना ही आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पर जब हमारी एक्सिस कोइंसाइड कर जाती है, यहाँ पर ये ध्यान दें, जब एक्सिस ओवरलैप कर जाती है तब संयुक्त खंड का रेडियस ऑफ जायरेशन इसके एक खंड के रेडियस ऑफ जायरेशन के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद वही इफेक्टिव लेंथ देखिए, KL बराबर, अब यहाँ पर इन प्लेन ऑफ ट्रस इन प्लेन ऑफ गसेट प्लेट हमको इफेक्टिव लेंथ निकालनी। तो 2 एंगल के केस में जबकि गसेट प्लेट के दोनों ओर लगे हुए हों, अब तालिका से देख करके उसमें देखें, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 0.70L से लेकर के 0.85L तक ली जाती है। तो ये वैल्यू जो है हम ले सकते हैं 0.70L से लेकर के 0.85L तक। अब यहाँ से यहाँ तक आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ फिर आपको एज्यूम करना होगा कि हम क्या लें। तो आप अपनी स्वेच्छा से कोई सी भी वैल्यू लेने के लिए स्वतंत्र हैं, या तो भाई फील्ड में एक्चुअल में कंडीशन में हमको दिखाया जाए मेंबर, तब हम उसको देख करके बताएं कि फिक्सिटी कितनी है। तो फिक्सिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिक्सिटी स्वयं ही एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए प्रभावी लंबाई जो है 0.85L, इसलिए एज्यूमिंग इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 0.85L। हम 0.7L से भी कर सकते थे, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। तो 0.85L जो है ये हमारी इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो 0.85 × 3000, इसको ऐसे। इसके बाद मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो याद करते हैं। इसका फार्मूला है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू KL/R मिनिमम, मतलब इफेक्टिव लेंथ अपॉन R मिनिमम। इफेक्टिव लेंथ हम ऊपर अभी निकाल चुके हैं 0.85 × L, और ये R मिनिमम की वैल्यू 31.4 है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं 81.21। तो ये हमारा सिलेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई। इसी सिलेंडरनेस रेशियो के लिए हमको FCD यानी डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले हम कॉलम के बारे में ये विचार करते हैं, या स्टेट के बारे में ये विचार करते हैं कि ये स्टेट जो है किस बकलिंग क्लास का है। तो एंगल के लिए स्पष्ट रूप से तालिका में दिया है कि ये सारे एंगल जो हैं बकलिंग क्लास C में सम्मिलित होते हैं। सिंस स्टेट इज एन एंगल, हेंस बकलिंग क्लास ऑफ द सेक्शन विल बी C एज पर IS कोड टेबल 10। इसके बाद डिजाइन स्ट्रेस फ्रॉम द टेबल FC। अब हम जो ये टेबल है ये दी हुई है, FC टेबल है, और बकलिंग क्लास C है।
तो ये हम कोड में ये टेबल दी गई हैं। इन्हीं टेबल से Fy = 250 के लिए जो प्रतिबल के मान हैं वो देख लेते हैं। हम Fy = 250 ग्रेड की स्टील के लिए लैम्डा = 80 और 90 पर FCD के मान कितने हैं वो दोनों नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो 81.21 है। इसलिए इसके एक नीचे की संख्या, एक ऊपर की राउंड फिगर की संख्याओं के हम FCD के मान टेबल से नोट कर लेते हैं। तो टेबल से जो ये वैल्यू प्राप्त हुई हैं वो 126 है और एक है 121। तो 80 पर 136 है और 90 पर 121 है। हमारी वैल्यू जो है हमको ज्ञात करना है 81.21 पर FCD कितना है। तो वही इंटरपोलेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटरपोलेशन मेथड को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। इन दोनों में से पहले हायर वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, माइनस ऊपर ब्रैकेट में हायर माइनस लोअर वैल्यू अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 90 - 80 और गुणा जो हमारी दी हुई वैल्यू है इसमें से ये लोअर वैल्यू ये घटा दो। 81.21 में से 80 इसको घटा करके ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा इंटरपोलेशन मेथड से ये FCD की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी। ये आ गई 134.2 न्यूटन पर mm²। बस इसके बाद सिंपल फार्मूला फैक्टर्ड अथवा डिजाइन स्ट्रेंथ PD = AE × FCD। AE का मान जो है हमारा 2 एंगल हैं तो 1336 × 2 ये हमारा AE की वैल्यू हो गई। और ये FCD हमने यहाँ भी निकाला है 134.2। इसको हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई और ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया। ये हमारा 358.6 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से और इसकी स्ट्रेंथ हमने ज्ञात कर ली। अब आइए केस 2 में। केस B, सेकेंड केस, सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट अगर जुड़े हों तो पहले फिगर समझ लें। केवल ये गसेट प्लेट दर्शाई हुई है, ये पीठ से पीठ एंगल रख करके ये जुड़े हुए हैं। देखिए ये कंडीशन उसमें भी लिखी थी कि लॉन्गर लेग कनेक्टेड, तो फिर इसमें हम को लंबी भुजा को ही जुड़ा हुआ मानेंगे और छोटी भुजा को आउटसाइड बाहर मानेंगे। अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है तब ये देखिए, चूंकि ये लंबी भुजा है और ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा के पैरेलल ही जो है एंगल की अक्ष को हम जेड अक्ष कहते हैं। तो ये जेड अक्ष जो है हमारी ये हो जाएगी एक एंगल की, दूसरे एंगल की जेड अक्ष ये हो जाएगी और कंबाइंड सेक्शन की जेड अक्ष कहाँ पर होगी, वो इसके बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से अच्छा लंबी भुजा की जो पैरेलल अक्ष होती है वो वाई अक्ष कहलाती है, यानी स्मॉल वाई अक्ष। तो ये स्मॉल वाई अक्ष है लंबी भुजा के पैरेलल और ये भी लंबी भुजा के पैरेलल स्मॉल वाई है। तो ये चूंकि ओवरलैप हो गई दोनों अक्ष, इसलिए इसका परिणामी कैपिटल वाई अक्ष जो है वो भी इसी पर होगा। तो कैपिटल वाई अक्ष हमारा यहाँ पर कॉमन है, दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आई जेड, अब हम वैल्यू निकालेंगे जेड अक्ष के अबाउट इन दोनों एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम जेड अक्ष पर निकाल रहे हैं तो जेड अक्ष चूंकि हमारे किसी भी एंगल के गुरुत्व केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें पैरेलल एक्स थ्योरम लगेगी। और पैरेलल एक्स थ्योरम का फार्मूला होता है इसका अपनी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी यहाँ पर आई जेड की वैल्यू तो टेबल से नोट कर लेंगे, प्लस इसका एरिया लिख लो। एरिया लिख करके इसके गुरुत्व केंद्र की, एंगल के गुरुत्व केंद्र की जेड अक्ष जो है कैपिटल जेड, वहां से यहाँ तक की ये दूरी। अब ये इस दूरी के लिए क्या सिंबल होता है, क्योंकि ये जेड अक्ष की दूरी है इसलिए इसको सी जेड कहा जाएगा, यानी ये दूरी कौन सी कहलाएगी, सी जेड। अब हमने स्टील टेबल की जो प्रॉपर्टी नोट करवाई थी वहां पर सी जेड और सी वाई के भी मान नोट करवाए थे। तो पिछले प्रश्न में, पिछले केस में सी वाई की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पर सी जेड की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप स्वयं देख लें कि खंड के गुरुत्व केंद्र की जिस अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी लंबित दूरी ये है, यहाँ से यहाँ तक की है, और ये दूरी कौन सी है, गुरुत्व केंद्र की जेड अक्ष की दूरी है, इसलिए इसको सी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी जेड की वैल्यू ही यहाँ फार्मूले में रखी जाएगी। इसमें देखिए बीच में चूंकि दोनों एंगल सटे हुए हैं इसलिए यहाँ पर गसेट प्लेट नहीं है, तो गसेट प्लेट की मोटाई का इसमें कोई
मोटाई इसमें ऐड करने का प्रश्न नहीं उठता। तो केवल सी जेड जेड होगा, यहाँ पर सी जेड जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एक एंगल का जेड जेड अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका दो का गुणा कर दें, क्योंकि सेम टाइप के दो एंगल हैं तो दोनों एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बस सारी वैल्यूज हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दी। आई जेड जेड हमको पता है, एरिया पता है, सी जेड जेड हमको पता है, ये सब उतार के रख लिए, सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आई वाई वाई निकालेंगे, यानी वाई वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गणना करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इसका चूंकि कोइंसाइड कर रहा है तो इसका सिंपली एक खंड का जो वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे पिछले केस में आई एक्स एक्स का हो गया था, आई जेड जेड का हो गया था, तो 2 इंटू आई वाई वाई। तो आई वाई वाई की वैल्यू ये दी है, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो यही हमारा आई वाई है, वाई ज्ञात हुई। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा 126.6 इंटू 10⁴ mm की पावर 4 आ गया। ऊपर वाला था 519.97 इंटू 10⁴। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है ये पहले तय कर लें। इन दोनों में से मिनिमम हमारा ये 126 वाला है, ये 519 है, ये 126 है, काफ़ी अंतर है। तो ये हमारा मिनिमम हो गया आई वाई वाई। तो आई वाई वाई इसमें मिनिमम है, तो मिनिमम बराबर ये इतना है, और ये कौन सा है आई वाई वाई। जब ये है तो जरा ये देख लो कि इसके मिनिमम होने से बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी। इसके मिनिमम होने की वजह से अब हम इसमें साथ ही साथ पहले आर मिनिमम भी निकाल लेते हैं। तो इस स्टेप के बाद ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है आकर के, इसको इसी जगह सॉल्व करना है। आई मिनिमम के जस्ट बाद आर मिनिमम को सॉल्व करना है। तो आर मिनिमम बराबर अंडर रूट आई मिनिमम बटे ए आप लिख लेंगे, ए डैश, और आई मिनिमम हमारा ऊपर भी निकाले लिया है 126.6 इंटू 10⁴ बटे ए, ये 2 गुणे 13 36, एक एंगल के एरिया का दुगना। इसको रख करके सॉल्व करेंगे, 21.8 आ गया, और ये हमारा आर वाई वाई के बराबर है। तो ये 21.8 है बराबर आर वाई वाई, ये हमारा वाई वाई हो गया। तो इस तरीके से ये हम आर मिनिमम ज्ञात कर लें। तो ये हमारा कंपोजिट सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन जो आया वो एक एंगल के वाई अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर आ गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वाई अक्ष पर दोनों एंगल की एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं, इसलिए कंपोजिट सेक्शन का जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एक एंगल के रेडियस ऑफ जायरेशन के ही बराबर होगा। ये कॉमन प्रिंसिपल है। जब भी एक्स जेड जेड अक्ष और वाई वाई अक्ष में से जब दो सेक्शन की या दो मेंबर की एक्सिस कोइंसाइड कर जाती हैं तो कंपोजिट सेक्शन का आर रेडियस ऑफ जायरेशन जो है हमारा सिंगल सेक्शन के रेडियस ऑफ जायरेशन के ही बराबर होता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब हमने ये इसका मान ज्ञात कर लिया आर मिनिमम का, अब इसके बाद हम ये तय करेंगे कि इस कॉलम में बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी। इसकी बकलिंग के लिए हम देखते हैं कि ये हमारी गसेट प्लेट है, ये कैपिटल वाई अक्ष है, ये कैपिटल जेड अक्ष है। दोनों अक्षों पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किए थे। दोनों में से वाई वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मिनिमम आया है। रेडियस ऑफ जायरेशन भी इसकी मिनिमम होगी वाई अक्ष पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई अक्ष पर कम है, इसलिए बकलिंग हमेशा कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले अक्ष के अबाउट ही होता है। तो मोमेंट ऑफ ये बकलिंग जो है हमेशा वाई वाई अक्ष के अबाउट होगी। अब इसके अबाउट बकलिंग होने का अर्थ है कि बकलिंग की जो डायरेक्शन है ये हमारी इस अक्ष के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये जेड जेड डायरेक्शन में होगी। और जेड जेड डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर टू दी गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए बकलिंग हमेशा इस केस में परपेंडिकुलर टू दी गसेट प्लेट होगी। तो जो इफेक्टिव लेंथ हम ज्ञात करेंगे टेबल से, उसमें ध्यान रखेंगे कि हम परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द गसेट प्लेट वाली कॉलम में जो वैल्यू नोट की गई है इफेक्टिव लेंथ की, उसी को नोट करेंगे। तो ये अगला पॉइंट है, हेंस बकलिंग विल बी इन जेड जेड डायरेक्शन, अर्थात इन प्लेन परपेंडिकुलर टू दी गसेट प्लेट। अर्थात इफेक्टिव लेंथ जो है ये KL बराबर 1.0 L, परपेंडिकुलर टू दी गसेट प्लेट हर कंडीशन में प्रभावी लंबाई इतनी ही होती है 1.00 L, यानी 1 L के बराबर होती है। तो यही 1 L हमने रख दिया, ये 3000 रख दिया और 1 का गुणा किया तो ये 3000 मिलीमीटर ही आ गई इसकी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ज्ञात कर लेने के बाद फिर हम मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात कर लेते हैं, लैम्डा मैक्सिमम का मान।
और लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात कर लेने के बाद ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हमने नोट कर ली। ये आर मिनिमम अभी कैलकुलेट किया था वो नोट कर लिया, इसको डिवाइड किया तो 137.61 आ गया हमारा लैम्डा मैक्सिमम। इसी के लिए हमको एफसीडी की वैल्यू या डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू देखनी है। तो डिजाइन स्ट्रेस के लिए हम कौन सी टेबल लेते हैं, ये हमारा बकलिंग क्लास सी है। एंगल के लिए हमेशा बकलिंग क्लास सी ही होता है। तो बकलिंग क्लास सी की टेबल से हम पहले ये देखिए 137.61 से नीचे की राउंड फिगर की वैल्यू क्या है, 130 है, और इसके ऊपर की 140। तो ये हमारा अनुपात 130 और 140 के बीच का है। इसलिए हम लैम्डा 130 की वैल्यू टेबल से नोट करेंगे। और किस ग्रेड की स्टील के लिए, एफई 250 ग्रेड की स्टील वाले कॉलम से इसके एफसीडी का मान नोट करते हैं। तो ये हमारा 74.3 है और 140 के लिए ये वैल्यू 66.2 है। फिर इसके बाद इंटरपोलेशन मेथड से, जैसा कि पीछे समझाया जा चुका है, हम लैम्डा 137.61 के लिए एफसीडी की वैल्यू क्या होगी वो नोट कर लेते हैं। तो ये एफसीडी बराबर यहाँ लिखेंगे, इसकी पहले हायर वैल्यू में से माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, और ये हमारा 137 और 130 का अंतर इसको करके इसको गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एफसीडी की वैल्यू हमारी ये ज्ञात हो गई सॉल्व करके, 68.13 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गई। और इसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ PD बराबर AE इंटू FCD, इस फार्मूले से डिजाइन स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें AE एरिया ऑफ स्टड है, 2 एंगल का है, तो 1336 गुणा 2 ये तो एरिया के स्थान पर रख लिया जाएगा। और जो FCD की वैल्यू है ये अभी मैंने कैलकुलेट की है 68.13, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करके ये जो हमारी वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी और इसे किलो न्यूटन में बदलने पर ये हमारी 182 किलो न्यूटन प्राप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।